पाठ 1। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहने के लिए अपने मन के भावों या विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। परंतु प्राचीन काल में आज की तरह भाषा नहीं थी। आदि मानव अपने भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान संकेतों द्वारा करता था, लेकिन केवल संकेतों द्वारा सभी भावों को समझाना आसान नहीं था। तब उसने प्रत्येक चीज के लिए एक निश्चित ध्वनि तय की। यहीं से भाषा का जन्म हुआ। भाषा के मूल में ध्वनि होती है। इन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण बनता है, जैसे क, ख आदि। जब हम इन वर्णों को एक निश्चित क्रम और व्यवस्था के अनुसार जोड़ते हैं तो सार्थक शब्द बनता है, जैसे पकड़। अगर पकड़ में आए वर्णों को एक व्यवस्था के अनुसार न लिखें तो कड़प या डपक भी हो सकता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। यही कारण है कि शब्दों के लिए वर्णों को जोड़ते समय एक निश्चित क्रम और व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनाता है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। हम बोलकर और लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। विचारों का यह आदान प्रदान हम भाषा द्वारा करते हैं। इस तरह से भाषा एक व्यवस्था है जिसमें बंध कर ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पशु पक्षियों की बोलियों को हम समझ नहीं सकते, इसलिए पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब मनुष्य उपस्थित लोगों के सामने बोलकर अपने विचार व्यक्त करता है तथा उपस्थित लोग उसकी बातों को सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का मूल रूप है। मनुष्य ने सर्वप्रथम भाषा के इसी रूप का प्रयोग करना सीखा, इसलिए इसे भाषा का प्राचीनतम रूप माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार या मन के भाव प्रकट करता है और अन्य लोग उसे सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण: टेलीफोन पर बात करना, भाषण, वार्तालाप, नाटक आदि। लिखित भाषा। मौखिक भाषा की ध्वनियों को जब हम निश्चित चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं तो लिखित भाषा का जन्म होता है। जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात या विचार दूसरों तक पहुंचाता है और अन्य लोग पढ़कर उसे समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार या मन के भाव प्रकट करता है और अन्य लोग उसे पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण: समाचार पत्र, कहानी, संस्मरण, ईमेल, SMS आदि। लिखित भाषा का महत्व। इसे वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। यह भाषा को मानक रूप प्रदान करती है। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को भी भाषा का एक रूप माना जा सकता है, परंतु इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। जब अपनी बात संकेतों द्वारा समझाई जाती है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, परंतु संकेतों के माध्यम से सभी बातें व्यक्त करना और समझना कठिन होता है, इसलिए इसे भाषा का रूप नहीं माना जाता है। उदाहरण: जैसे सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के संकेत, खेल के मैदान में अंपायर के संकेत आदि। मातृभाषा। जो भाषा बच्चा अपने परिवार से सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। अतः
हम कह सकते हैं कि अपने परिवार द्वारा बोली जाने वाली जिस भाषा को बच्चा सीखता और बोलता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर अधिकतर नागरिकों द्वारा अपने दैनिक कार्यों में अपनाई जाने वाली एवं बोली व समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा कही जाती है, उसी तरह चीन में चीनी भाषा, जर्मनी में जर्मन भाषा, फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा। राजभाषा जिस भाषा का प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज आदि के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा में ही शासन के सभी आदेश प्रकाशित होते हैं। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कुछ भाषाएं अपने देश की सीमाओं को तोड़कर दूसरे देशों तक फैल जाती हैं और दूसरे देशों के लोग भी उन्हें अपना लेते हैं। ऐसी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा इंग्लैंड के बाहर भी संसार के लगभग सभी देशों में बोली जाती है, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मानक भाषा क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारे देश में भाषा के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। भाषा में एक रूपता लाने के लिए विद्वानों एवं शिक्षाविदों द्वारा भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है उसे मानक भाषा कहते हैं। यह भाषा व्याकरण के नियमों पर पूर्णतया आधारित होती है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी के मानकीकरण के लिए अथक प्रयास किया और कुछ परिवर्तन भी सुझाए, जैसे गडगा, गंगा, अंदर, अंदर, उद्देश्य, उद्देश्य, विद्यार्थी, विद्यार्थी। यही भाषा का मानक रूप कहा जाता है। हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु री, ल तथा ल का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। संयुक्त वर्ण पाई हटाकर, घुंडी को आधा कर या हलंत लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे बच्चा, पक्का, चिन्ह। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे, जैसे संज्ञा राम को, सर्वनाम उसको। संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगे, जैसे पढ़ चुका है। अव्यय पृथक लिखे जाएंगे, जैसे उनके साथ, यहाँ तक। श्री, जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे, जैसे श्री राजेश कुमार, नरेंद्र जी, वर्मा जी आदि। क्रिया विशेषण अव्यय आदि में य, व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए, जैसे नई, नई, हुआ, हुआ, किए, आए, नई, हुआ आदि मानक रूप हैं। जहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ वह यह ही रहेगा, जैसे स्थायी, अव्ययी भाव, दायित्व आदि में य के स्थान पर ई नहीं आएगा। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा। अनुस्वार व अनुनासिक दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा व चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है, अतएव बिंदु लगाया जा सकता है, जैसे मैं, अन्यत्र चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। क, ख, ग, ज, फ में से अधिकांश आगत ध्वनियां हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं। केवल ज, फ अभी भी प्रयोग में हैं। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है। कुछ शब्द दोनों रूपों में मानक हैं, जैसे सर्दी, सरदी, गर्दन, गर्दन आदि।
शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे संसद, परिषद, विद्वान, महान आदि। तत्सम शब्दों में 3 व्यंजनों के संयोग की स्थिति में द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे ना लिखने की छूट है, जैसे अदर्ध, अर्ध, तत्व, तत्व आदि। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे दुख, दुख। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे दौड़कर, पढ़कर आदि। बोली तथा भाषा में अंतर। भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इसमें प्रायः साहित्य की रचना नहीं होती। बोली भाषा का केवल मौखिक रूप होता है। बोली में लोकगीत व लोक कथाओं की रचना होती है, परंतु ये लिखित रूप में नहीं होते। इनका प्रचलन मौखिक रूप में ही होता है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित हैं। इसके विपरीत भाषा बोली का विकसित रूप होती है। इसमें साहित्य की रचना की जाती है। इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। भारत की भाषाएं। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को ही केवल भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ये हैं हिंदी, असमिया, बांग्ला, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु। लिपि। मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, उन्हें लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि मुख से निकली ध्वनियों के लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा अपनी एक निश्चित लिपि में लिखी जाती है। एक से अधिक भाषाओं की भी एक लिपि हो सकती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। अधिकांश लिपियां बाईं से दाईं ओर ही लिखी जाती हैं। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा, लिपि, हिंदी, देवनागरी, संस्कृत, देवनागरी, बांग्ला, बांग्ला, मराठी, देवनागरी, पंजाबी, गुरमुखी, गुजराती, देवनागरी, जर्मनी, रोमन, अंग्रेजी, रोमन, यूरोपीय भाषाएं, रोमन, उर्दू, फारसी, तमिल, तमिल, उड़िया, उड़िया, नेपाली, देवनागरी, फ्रांसीसी, रोमन। साहित्य। किसी भी भाषा की ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। इसमें विद्वानों व शिक्षाविदों की लिखित रचनाओं को संभाल कर रखा जाता है, ताकि भविष्य में इसमें लिखी उपयोगी बातों एवं ज्ञान का लाभ उठाया जा सके। साहित्य 2 प्रकार के होते हैं: गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य जन साधारण की भाषा में रचे गए विचार गद्य साहित्य कहलाते हैं। गद्य की कुछ मुख्य विधाएं हैं, जैसे कहानी, रेखाचित्र, नाटक, एकांकी, वृत्तांत, जीवनी, संस्मरण, पत्र, उपन्यास आदि। कुछ प्रमुख गद्य साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, हरिशंकर परसाई, विष्णु प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा आदि। पद्य साहित्य काव्य शैली में रचे गए विचार पद्य साहित्य कहलाते हैं। गेय होने के कारण इसे याद रखना आसान होता है। पद्य की कुछ मुख्य विधाएं हैं, जैसे कविता, कुंडलियां, छंद, चौपाई, गीत, दोहा आदि। कुछ प्रमुख पद्य साहित्यकार सूरदास, कबीर,
सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, तुलसीदास, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत, रहीम, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी आदि। व्याकरण। व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण सभी स्तरों पर भाषा को मानक रूप प्रदान कर उसे शुद्ध करता है। लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि बिंदुओं का विशेषण ही व्याकरण का कार्य है। व्याकरण वह शास्त्र है जो वर्णों, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण द्वारा हमें भाषा के प्रयोग के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आओ दोहरा लें। मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। कार्यालयों और राजकाज में आधिकारिक स्तर पर प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। ज्ञान के लिखित रूप में संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य के 2 रूप होते हैं, गद्य और पद्य। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है।